श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 2 नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे गुडविल वैल्यू करने का पहला मेथड जिसका नाम है बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड उसके लिए बेसिकली बेटा जो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने का वो बनता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां पर जो हमारे स्टेप्स होंगे बेटा वो स्टेप्स कौन से होंगे देखिए। सबसे पहला जो स्टेप है वो होगा कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। जो दूसरा स्टेप है बेटा उसमें आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको वैसे तो कैलकुलेट करना पड़ता था नंबर ऑफ ईयर परचेज, बट अब जो हम क्वेश्चंस करते हैं उनमें नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी गिवन होता है, तो इसको हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर लास्ट स्टेप में हम गुडविल वैल्यूड कर देंगे। कैसे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे और हमारी गुडविल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये सारे स्टेप हमें फॉलो करने हैं, बट स्टेप फॉलो तो तब करेंगे ना बेटा जब हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी आती होगी। तो वन बाय वन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सारी वैल्यू कैलकुलेट होंगी। तो देखते हैं सबसे पहले जो स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक बार ये सारा हटा देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट क्यों करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा किसी भी फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है उस साल का वो प्रॉफिट इफेक्टेड हो जाता है बाय द अबनॉर्मल इंसिडेंट्स। अबनॉर्मल इंसिडेंट्स में क्या होता है, जैसे लॉस बाय फायर हो गया। अब लॉस बाय फायर कोई बेटा नॉर्मल इंसिडेंट तो है नहीं, हर साल तो आपका लॉस बाय फायर नहीं होता होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है उस साल का जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट हमें दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही कई बार क्या होगा कोई अबनॉर्मल इनकम है, नॉन ट्रेडिंग इनकम है, ठीक है, उससे आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो नॉर्मल से ज्यादा आ जाता है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो अबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको माइनस करना पड़ेगा, तब निकलेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये भी आपके नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू पे इफेक्ट डाल देता है, वो भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं कैसे हमें इनको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा अबनॉर्मल लॉस की। अब देखिए अबनॉर्मल लॉस क्या करता है। अबनॉर्मल लॉस जो है आपके नॉर्मल प्रॉफिट को कम कर देता है, क्योंकि आप जब प्रॉफिट निकालोगे उस साल का तो उस नॉर्मल लॉस को आप प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे, तो आएगा फिर आपका एक्चुअल प्रॉफिट। यानी इस साल में जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है बेटा, ठीक है, वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से कम होता है, बट हमें कैलकुलेट करना है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट प्लस अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो ये तो हो गया अबनॉर्मल लॉस का। ऐसे ही जो हमारी अबनॉर्मल इनकम है तो उससे हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट में हम ऐड कर देते हैं अबनॉर्मल इनकम या गेन्स, या फिर नॉन ट्रेडिंग इनकम। अब इससे क्या हुआ, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया वो हमारा बढ़ गया बेटा, वो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से ज्यादा है, क्योंकि इसमें अब नॉर्मल गेन या नॉन ट्रेडिंग
इनकम इंक्लूड है। अब नॉर्मल गेन क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आपको मिल जाएगा। अब इंश्योरेंस क्लेम क्या आपको हर साल रिसीव होता होगा, ये तो अब नॉर्मल है, ये तो कभी कभार होता है। तो उससे क्या हुआ, जिस साल वो रिसीव हुआ उस साल का आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा आ जाता है। बट हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन, ठीक है, या नॉन ट्रेडिंग इनकम, ये हमें माइनस करना है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसी केस में जो आगे आता है बेटा वो आता है आपका अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ अ ईयर इज ओवर वैल्यू, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। अब देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिया था, क्रेडिट साइड होती है इनकम की। हमारा जो एक्चुअल स्टॉक था उससे ज्यादा हमने उसकी वैल्यू कर दी, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, और जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है, और जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है वो दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो उस साल हमने ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू करके दिखा दिया, तो उससे क्या होगा बेटा, जो हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो यानी हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो सही नहीं, ठीक है। करंट ईयर में हमारा जो प्रॉफिट है, जिस साल में आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है उस साल हमारे प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ी हुई है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है एक्चुअल प्रॉफिट, और नेक्स्ट ईयर में जो हमारा प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट वो नॉर्मल प्रॉफिट से कम हो रखा है, क्योंकि वही क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग बन गया है। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो करंट ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस आपका ओवर वैल्यू कर देंगे, जितना ओवर वैल्यूएशन हो रखा है स्टॉक माइनस करना है। ये कब का है, करंट ईयर का। बट नेक्स्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो एक्चुअल प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है बेटा, तो ये तो था ट्रीटमेंट ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का। अभी यहीं पे नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखिए अंडर वैल्यूएशन हो सकता है। ठीक है, जब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड हुआ, तो मैं इसको बता देता हूं, आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाए, अब अंडर वैल्यूड में क्या होगा बेटा, अंडर वैल्यूड में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो आपने कम वैल्यूड किया। मान लीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक था 50,000, बट आपने बुक्स में वैल्यू की हुई है 40,000, तो यहां पे जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कम हो रखा है, ठीक है, और जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है बेटा वो ज्यादा हो गया। करंट ईयर का प्रॉफिट कम क्यों हुआ, क्योंकि अंडर वैल्यूड हो गया, हमने क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है इस बार। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है क्रेडिट साइड में जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की, वो इनकम साइड होती है, तो इनकम साइड हमारी कम है, इनकम साइड कम है तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट भी कम है। बट इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, और ओपनिंग किस साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, जो कि खर्चों को दिखाता है। तो खर्चों में वहां पर ठीक है हमने 10,000 रुपए कम लिखा है, मान लीजिए अंडर वैल्यूड है बाय 10,000, तो वहां पे हमारा ओपनिंग स्टॉक कम है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, तो इस केस में जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा बेटा
वो एक्चुअल प्रॉफिट में यहां पे ऐड करोगे अंडर वैल्यूएशंस। किस ईयर में ऐड करोगे बेटा? ये करंट ईयर में होगा। और प्रीवियस ईयर में अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो ये अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब बात करते हैं, अगर कोई ट्रीटमेंट हमने कैपिटलाइज्ड नेचर का था, रेवेन्यू मान लिया, ये रेवेन्यू नेचर का था, हमने उसको कैपिटलाइज्ड मान लिया, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, कैपिटलाइज्ड क्या होता है बेटा? देखिए, सबसे पहले आप कैपिटलाइज्ड समझ लीजिए। कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स। हम इसमें असेट्स के मिलेंगे तो असेट्स की मान के चलेंगे। हमने असेट्स पे खर्च किया था, बट जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो हमने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। हमने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया when calculated profit। ठीक है, तो जब हमने कैपिटलाइज्ड नेचर के खर्चे को रेवेन्यू ट्रीट किया तो उससे क्या होगा? उस ईयर का, जिस साल में ये किया गया है, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो निकालने के लिए हम एक्चुअल प्रॉफिट में ऐड करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कि बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी, बट हमने इसको क्या मान लिया था? रेवेन्यू मान लिया था। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया था? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब रेगुलर नेचर के खर्चे, बट ये था नहीं, ये तो असेट्स पे किया गया खर्च था। जैसे कि वेजेस पेड फॉर मशीनरी, ये किस में आना चाहिए था? मशीनरी में आना चाहिए था, बट हमने किस में लिख दिया? वेजेस में लिख दिया, तो उससे हमारे वेजेस के नाम से खर्चे बढ़ गए। अब यहाँ पर जब खर्चे बढ़े तो हमारा उस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा। बाद में पता चला है भैया ये खर्चा तो हमने मशीन पर किया था, हमने नॉर्मल वेजेस पे नहीं किए थे, तो गलत हो गया। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना खर्चा हमने मशीनरी के पे किया है वेजेस का, वो असेट्स में दिखाना पड़ेगा, और इसके जो हमारा प्रॉफिट कम हुआ था उतना ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऐड करके प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, अब वो क्योंकि कैपिटलाइज्ड है तो पहले हमने उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा, अब हमें उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तभी आएगा बेटा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसी तरीके की कई सारी एडजस्टमेंट है जो आपको मिलेगी इन क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनमें से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं बेटा अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। इसमें लिखा है हरि और किशन पार्टनर्स है बेटा 2-1 में, एच और के पार्टनर्स हैं 2-1 में, ठीक है। दे एडमिटेड श्याम फॉर 1/5 शेयर, और उस टाइम पर क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, तो फर्म को गुडविल वैल्यूड करनी है। तो गुडविल वैल्यूड करने के लिए इन्होंने बोला बेटा गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। गुडविल क्या है बेटा? 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर इनटू में 3 ईयर ऑफ परचेज। और ऑब्वियस सी बात है जो एवरेज प्रॉफिट है वो किसका बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट का है। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट दे रखा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर अपना 3 है बेटा, पेज नंबर है 3.7, राइट। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है बेटा 2013-14 का 50,000, 14-15 का 40,000, 15-16 का 75,000, 16-17 का लॉस है 25,000 और 17-18 का 50,000 आपका प्रॉफिट है। गुडविल वैल्यू करनी है आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग्स। आपको एडजस्टमेंट दे रखा है बेटा, प्रॉफिट ऑफ द 2014-15 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर द abnormal loss of good
लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, यानी 2014-15। अभी यहाँ पे ध्यान ये रखना, देखिए यहाँ पे भी बच्चे गलती कर देते हैं। 2014-15 का मतलब है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, ठीक है। उसमें जो आपने प्रॉफिट निकाला है दैट इज 40,000, ठीक है। 2014-15 का 40,000 है, वो कब कैसे कैलकुलेट हुआ है? 10,000 रुपए अबनॉर्मल लॉस बाय फायर डेबिट करने के बाद। तो सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट प्लस लॉस बाय फायर, प्लस लॉस बाय फायर। आप ये कर देंगे तो इस साल में आपका प्रॉफिट था, ये कौन से ईयर का है बेटा? 2014-15 का है, ठीक है। उस साल आपका प्रॉफिट था 40,000 प्लस लॉस बाय फायर कितना बेटा? 10,000। तो आपका नॉर्मल या एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा बेटा 50,000। अब इन्होंने क्या कहा है? 5 साल का एवरेज निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। पहले साल का प्रॉफिट 50,000, दूसरे साल का प्रॉफिट भी हो गया 50,000, कोई चेंज नहीं है। फिर तीसरे साल में 75,000, फिर फोर्थ ईयर में लॉस है 25,000 का, और फिर लास्ट ईयर का है आपका 50,000। तो ये एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा आपका बेटा 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपका 40,000, और गुडविल आ जाएगा आपका 40,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो इट विल बी 1,20,000। इट विल। तो आई होप बेटा आपको आज जो हमने मेथड किया उसके स्टेप्स किए वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि कैसे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल वैल्यूड करनी है, उसमें क्या क्या स्टेप हैं, और अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो कैसे हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसी मेथड के कुछ प्रैक्टिकली, ठीक है, आपकी बुक के क्वेश्चंस करके देखेंगे जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए बेटा शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री श्याम।